हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एमए सेकेंड ईयर का सोशियोलॉजी का पेपर, क्लासिफिकेशन इन सोशियोलॉजी, और पेपर कोड है इसका G391। 2021 का पेपर है ये, और आपकी आने वाली सोशियोलॉजी की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। तो पहला प्रश्न हल करेंगे हम। समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो समाजशास्त्र के जनक है अगस्त काम्टे। ऑप्शन ए इसमें होगा अगस्त काम्टे। समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था 1838 ईस्वी में। फ्रांस में हुआ था 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो अभी बताया था मैंने 1838 में किया गया था फ्रांस में। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा वस्तुओं को उनकी समानताओं एवं गुणों के आधार पर समूहों एवं वर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है? तो इसमें होगा हमारा वर्गीकरण। ऑप्शन डी इसमें होगा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अगला है, वर्गीकरण का क्या उद्देश्य है? तो तथ्यों की प्रकृति स्पष्ट करना, तथ्यों को अधिक बोधगम्य बनाना, तथ्यों के विश्लेषण में सहायता देना। तो ऑप्शन डी होगा इसमें उपर्युक्त सभी। किसने कहा है कि वर्गीकरण अनिवार्य रूप से वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ रखने का एक प्रकार है ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके? तो ये किसने कहा है? पीटर एच मन ने। ऑप्शन ए होगा इसमें पीटर एच मन। वर्गीकरण स्थापित मानदंडों के अनुसार समूहों या श्रेणियों में व्यवस्थित करने की परिपाटी है, यह कथन है। तो यह कथन सही है। ऑप्शन बी इसमें होगा। वर्गीकरण किसका एक चरण है? तो वर्गीकरण सामाजिक अनुसंधान का चरण है। ऑप्शन ए होगा इसमें। कौन सा समाजशास्त्र में वर्गीकरण का एक आधार है? तो वर्गीकरण का आधार समानता और सादृश्यता दोनों है। तो ऑप्शन सी होगा इसमें, दोनों ए व बी। वर्गीकरण के उस प्रकार को क्या नाम दिया जाता है जो क्षेत्र अथवा स्थान पर आधारित होता है? तो वो होगा भौगोलिक। ऑप्शन सी होगा इसमें ज्योग्राफिकल। जनसंख्या के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण कहलाता है। तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण क्या कहलाएगा? भौगोलिक वर्गीकरण। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, किसी नगर की जनसंख्या को पुरुषों एवं महिलाओं में वर्गीकृत करना किस प्रकार का द्योतक है? तो ये होगा द्वैत वर्गीकरण। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, द्वैत वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भौगोलिक वर्गीकरण को क्षेत्रीय वर्गीकरण और स्थानिक वर्गीकरण, इन दोनों नामों से जाना जाता है। तो दोनों होगा इसमें ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, वह कौन सा वर्गीकरण है जो संकलित सामग्री के घटित होने वाले समय पर आधारित होता है? तो वो होगा हमारा कालक्रमबद्ध। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें होगा कालक्रमबद्ध। वह कौन सा वर्गीकरण है जो किसी विशेष वर्णात्मक गुण पर आधारित होता है? तो वो होगा गुणात्मक वर्गीकरण। नेक्स्ट है, छात्रों का अंकों के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार के वर्गीकरण का उदाहरण है? तो ये होगा गणात्मक वर्गीकरण। ऑप्शन डी होगा इसमें। अगला प्रश्न है, कौन सी एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता है? तो अच्छे वर्गीकरण में क्या क्या विशेषताएं होगी? स्पष्टता, स्थायित्व और उपयुक्तता। तो इसमें ये तीनों ही होगी, तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी इसमें होगा। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण सामग्री को वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध करता है, यह कथन है? तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस में सहायक है? तो वर्गीकरण तथ्यों की तुलना में भी सहायक है और सरल विश्लेषण करने में, सामग्री की विश्वसनीयता होती है और उपर्युक्त सभी होगा इसमें। ऑप्शन डी सही होगा इसका।
अनुसंधान में संकलित सामग्री की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है अपक्व असंगठित। अपक्व असंगठित, ऑप्शन ए इसमें होगा सही आंसर। सामान्य लक्षणों के आधार पर वस्तुओं अथवा सत्वों को नाम देने की व्यवस्था हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सामान्य लक्षणों के आधार पर वस्तुओं अथवा सत्वों को नाम देने की व्यवस्था हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वर्गीकरण का। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसमें, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक स्वरूप शास्त्र का संबंध किससे है? तो ये सामाजिक तथ्यों की रचना से, सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण से। तो इसमें दोनों होगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न दिया है, इमाइल दुर्खिम की राष्ट्रीयता क्या थी? तो इमाइल दुर्खिम की राष्ट्रीयता फ्रांसीसी थी। इमाइल दुर्खिम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इमाइल दुर्खिम का जन्म हुआ था 1858 में। अगला प्रश्न है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो इस पुस्तक के लेखक है इमाइल दुर्खिम। समाज में श्रम विभाजन यानी कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो समाज में श्रम विभाजन पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र को अनिवार्यतः सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, इमाइल दुर्खिम की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो इमाइल दुर्खिम की प्रथम पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन इमाइल दुर्खिम की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। दुर्खिम के समाज के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो सामाजिक एकता के आधार पर इन्होंने समाजों का वर्गीकरण किया है समाज का, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, सामाजिक एकता। यांत्रिक एकता का क्या आधार है? तो यांत्रिक एकता क्या है? एक रूपता और समानता। यांत्रिक एकता का आधार होगा एक रूपता, समानता। सावयविक एकता का आधार क्या है? तो जो सावयविक एकता है उसका आधार होगा समरूपता, ऑप्शन ए। आदिम समाजों में किस प्रकार का सामाजिक एकीकरण पाया जाता है? तो आदिम समाजों में यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक एकीकरण पाया जाता है। प्राचीन समाजों का लक्षण किस प्रकार का कानून है? तो दमनकारी कानून। ठीक है। आधुनिक समाजों का लक्षण किस प्रकार का कानून है? तो ये होगा क्षतिपूरक, ऑप्शन बी। सामाजिक चेतना किस प्रकार के समाज का लक्षण है? तो सामाजिक चेतना प्राचीन समाज का लक्षण है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समाजों में सामूहिक एकीकरण का क्या लक्षण है? तो इसमें होगा उच्च परिणाम, उच्च तीव्रता, निरपेक्ष सामूहिक एकता। तो ऑप्शन डी होगा इसमें, उपर्युक्त सभी, ये तीनों ही सामूहिक एकीकरण के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक तथ्य का एक लक्षण है? तो सामाजिक तथ्य का लक्षण बाह्यता, दबाव की शक्ति दोनों ही है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्खिम के अनुसार एक सामाजिक तथ्य है? तो श्रम विभाजन भी सामाजिक तथ्य है, धर्म भी, आत्महत्या भी एक सामाजिक तथ्य है। तो इसमें ये तीनों ही सामाजिक तथ्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति किस में होती है? तो सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति समाज में ही होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक एकीकरण एक अमूर्त अवधारणा है, यह कथन है? तो यह कथन सत्य है, सामाजिक एकीकरण एक अमूर्त अवधारणा है। श्रम विभाजन के बारे में दुर्खिम किसके विचारों की ओर आकर्षित हुआ था? तो एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ के विचारों से ही प्रेरित होकर इन्होंने अपना श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। ठीक है,
व्यक्तियों के संकलन को एक सामाजिक समूह बनने के लिए क्या अनिवार्य है? जो व्यक्तियों का संकलन है तो उसको एक सामाजिक समूह बनने के लिए क्या अनिवार्य है? एक तो अंतर क्रिया होगा इसमें और संचार दोनों। तो ऑप्शन सी होगा, दोनों, ए व बी दोनों, अंतर क्रिया और संचार। कौन सा एक सामूहिक समूह का सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो सामाजिक समूह का उदाहरण क्या नहीं है? परिवार भी सामाजिक समूह हो गया और क्रीड़ा समूह, छात्र संघ भी एक सामाजिक समूह है, लेकिन आयुष समूह एक सामाजिक समूह नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। किसने सामाजिक समूहों को अंतः समूह एवं बाह्य समूह में वर्गीकृत किया है? तो ये समनर ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हम की भावना किस प्रकार के सामाजिक समूह की विशेषता है? तो जो अंतः समूह होता है उसमें हम की भावना होती है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। कौन सी एक अंतः समूह का उदाहरण है? तो इसमें गांव भी, जाति और धार्मिक संप्रदाय, ये सभी क्या है? ये अंतः समूह के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द अबाव। अगला प्रश्न है, बाह्य समूह में किसका अभाव पाया जाता है? तो बाह्य समूह में सहयोग का भी अभाव पाया जाता है और सहानुभूति का, स्नेह का। तो उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन डी इसमें होगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री विलियम समनर की जीवन अवधि क्या है? तो विलियम समनर का जन्म 1840 में हुआ और मृत्यु 1910 में। 1840 में जन्म और मृत्यु कब हुई? मृत्यु 1910 में। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा हमारा। ठीक है। विलियम समनर का जीवन अवधि क्या है? 1840 में जन्म और मृत्यु 1910 में। विलियम ग्राहम समनर का संबंध किस देश से है? तो जो विलियम ग्राहम समनर है वो अमेरिका के निवासी है। कौन सी अंतः समूह की विशेषता नहीं है? तो अंतः समूह की विशेषता नहीं है घृणा। ठीक है। हम की भावना पाई जाती है अंतः समूह में, घनिष्ठ संबंध होते हैं और लघुता यानी कि छोटा होता है, वो आकार में छोटा होता है अंतः समूह, तो लघुता होती है उसमें। लेकिन घृणा ये अंतः समूह की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, फोकवेज। फोकवेज पुस्तक का लेखक कौन है? तो डब्ल्यू.जी. समनर। फोकवेज पुस्तक के लेखक डब्ल्यू.जी. समनर है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मैक्स वेबर की पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक का लेखक कौन है? तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक है इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आर के मर्टन। आर के मर्टन का पूरा नाम क्या है? मैंने पिछली कई वीडियो में बताया भी है। आर के मर्टन का पूरा नाम है रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक आर के मर्टन है, रॉबर्ट किंग मर्टन। अगला प्रश्न है, संदर्भ समूह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो जो संदर्भ समूह का सिद्धांत है वो किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया? आर के मर्टन ने, रॉबर्ट किंग मर्टन ने। इसमें भी ऑप्शन ए होगा, आर के मर्टन। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर। इस पुस्तक के लेखक है टी.बी. बोटोमोर। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट्स। तो ये रेमंड एरो की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, रेमंड एरो। और बहुत ही खास पुस्तक है, बीए में भी आई है, आपके बीए एमए में, और आने वाली परीक्षा में भी पूछी जा सकती है ये पुस्तक किसकी है।
तो मेन करेंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट्स पुस्तक किसकी है? रेमंड एरो की। ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। कई बार आई है सोशोलॉजी के पेपर्स में ये, चाहे वो बीए की परीक्षा हो या एमए की। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक किंग्सले डेविस है। अगला प्रश्न है, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक है फ्रांसिस एम अब्राहम। ठीक है, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसिस एम अब्राहम, ऑप्शन 20 में होगा। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक है रैंडॉल्फ कॉलिंस। अगला प्रश्न है, नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉन मार्टिनडेल, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को किसने प्रतिपादित किया है? तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसकी है? अगस्त काम्टे की। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त काम्ट द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो 3 स्तरों का नियम। आत्महत्या का सिद्धांत किसका है? आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम का हो गया। ठीक है, और श्रम विभाजन का भी दुर्खिम का ही है। ठीक है, और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स। ठीक है, और बचा हमारा ये सी 3 स्तरों का नियम। तो ये अगस्त काम्ट का ही है, 3 स्तरों का नियम, त्रिस्तरीय का नियम, त्रिस्तरीय नियम अगस्त काम्ट ने दिया था। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि समाज मानसिक रूप से 3 चरणों में विकसित होता है? तो ये अगस्त काम्ट का है। त्रिस्तरीय नियम अपना जो दिया है उसमें यही बताया है कि समाज मानसिक रूप से 3 चरणों में विकसित होता है। कौन कौन से थे वो? धार्मिक, तात्विक और तीसरा वैज्ञानिक या बौद्धिक। वैज्ञानिक या बौद्धिक, ये 3 नियम बताए हैं, 3 स्तर है ये, जिससे कि समाज मानसिक रूप से इन चरणों में होकर गुजरता है। धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक या बौद्धिक। ठीक है, ये त्रिस्तरीय का नियम है अगस्त काम्टे का, ये 3 नियम बताए थे। अगला प्रश्न है, काम्टे ने किस पुस्तक में 3 स्तरों का नियम प्रतिपादित किया है? जो अगस्त काम्टे ने अपना त्रिस्तरीय नियम प्रतिपादित किया है वो किस पुस्तक में किया है? तो वो पुस्तक कौन सी है हमारी? द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने त्रिस्तरीय नियम दिया था अपना। कौन कौन सा था वो? वो था धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक या बौद्धिक। ये 3 स्तर हैं इनके, जिनसे कि मानव समाज गुजरता है मानसिक रूप से। काम्ट के समाज के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो बौद्धिक विकास। काम्ट के समाज के वर्गीकरण का क्या आधार है? बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है, समाजों के वर्गीकरण में काम्ट ने किस स्तरीय अवस्था का उल्लेख नहीं किया है? तो उन्होंने धार्मिक किया है, ठीक है, तात्विक किया है और प्रत्यक्षवादी किया है, लेकिन उत्तर औद्योगिक नहीं किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम्ट के अनुसार माइक धार्मिक स्तर किससे संबंधित है? तो ये प्रेतवाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद, तो उपयुक्त सभी से संबंधित है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काम्ट के 3 स्तरों के नियम की आलोचना की है? तो जो त्रिस्तरीय नियम है काम्ट का, उसकी आलोचना किस किस आलोचक ने की है? थियोडोर एबल है, लुइस कोजर और जोनाथन टर्नर, इन सभी ने आलोचना की है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धार्मिक अवस्था में ब्रह्मांड यानी कि संपूर्ण जगत की व्याख्या हेतु काम्ट ने किस धारणा का प्रयोग किया है? तो भगवान एवं पौराणिक प्राणी, राक्षस,
तो दोनों ही अवस्थाओं में किया है। ठीक है, भगवान एवं पौराणिक प्राणी और राक्षस दोनों, ए व बी दोनों होगा इसमें, दोनों ही धारणाओं का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, कांट के अनुसार प्रत्यक्षवादी अवस्था में व्याख्याएं किस पर आधारित होती है? तो वैज्ञानिक नियम पर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसमें, वैज्ञानिक नियम। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नियमों की खोज में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो प्रयोग, अवलोकन, तर्क। ऑप्शन डी होगा इसमें, वो प्रयुक्त, सभी ये तीनों ही है। ये वैज्ञानिक खोज में सहायक है, प्रयोग भी, अवलोकन और तर्क भी। अगला प्रश्न है, धार्मिक अवस्था किस युग से संबंधित है? तो धार्मिक अवस्था प्राचीन युग से संबंधित है। ठीक है, कांट के अनुसार कौन सा एक नवीन विज्ञान है? तो कांट ने समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान कहा है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, समाजशास्त्र। कांट के अनुसार सैनिक समाज उद्विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? तो धार्मिक। ऑप्शन ए होगा, धार्मिक। अगला प्रश्न दिया है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये अगस्त काम्टे ने किया था, सामाजिक भौतिकी का। लेकिन विद्वानों द्वारा ये स्वीकार न किया गया और स्वयं अगस्त काम्टे को भी ये सही नहीं लगा, इसलिए इसका नाम इन्होंने बदल दिया था और बदल कर क्या रखा? समाजशास्त्र। प्रारंभ में क्या नाम रखा था इसका? सामाजिक भौतिकी। इस शब्द का प्रयोग किया गया था समाजशास्त्र के लिए। किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीए एमए की परीक्षा में आपके कई पेपरों में आया है ये, चाहे वो आपका 2021 का पेपर हो, 22 का हो या 23 का हो, ये आया है हर बार। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगस्त काम्टे ने ही कहा है कि सभी विज्ञानों की महारानी है समाजशास्त्र को। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये परिभाषा दी थी मैकआइवर एवं पेज ने। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। ठीक है, किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये मैकआइवर एवं पेज ने कहा है। किसने कहा है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है? ये भी मैकआइवर एवं पेज ने कहा है। ठीक है, और ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज का द्वैत वर्गीकरण प्रतिपादित किया है? तो समाज का द्वैत वर्गीकरण टोनीज ने और दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, तो उपर्युक्त सभी ने, इन तीनों ने ही द्वैत वर्गीकरण प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, टोनीज का समाजों के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो टोनीज ने जो समाजों का वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है? मानव संबंधों की प्रकृति। ऑप्शन सी इसमें होगा, मानव संबंधों की प्रकृति। अगला प्रश्न है, किसने समूहों को गेमाइनशाफ्ट एवं गेसेलशाफ्ट में विभाजित किया है? तो ये टोनीज ने ही किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हर बार आता है ये भी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, टोनीज। सामाजिक समूह के किस प्रकार में उच्च सामाजिक एकता तथा समुदाय के प्रति उच्च प्रतिबद्धता पाई जाती है? तो इसमें होगा गेमाइनशाफ्ट, गेमाइनशाफ्ट, ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह औद्योगिक समाजों की विशेषता है? तो जो गेसेलशाफ्ट है वो औद्योगिक समाजों की विशेषता है। फर्डिनांड टोनीज का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, टोनीज का जन्म जर्मनी में हुआ था। अलगाव किस प्रकार के समाज का एक लक्षण है? तो अलगाव पूंजीपति समाज का एक लक्षण है। किसने समाज को सैनिक एवं औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने ही किया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, स्पेंसर के अनुसार समाज का कौन सा प्रकार संस्तरण एवं आज्ञाकारिता के संबंधों के आधार पर संरचित होता है? तो इसमें होगा सैनिक। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है?
तो सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत के लिए कौन प्रसिद्ध है? हर्बर्ट स्पेंसर। किसका संघर्ष सिद्धांत आधुनिक समाज में दो वर्गों पूंजीपति एवं सर्वहारा को स्वीकार करता है? तो कार्ल मार्क्स होगा इसमें ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। मार्क्स के समाज में वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आर्थिक संरचना, ऑप्शन सी होगा आर्थिक संरचना। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार रोम एवं यूनान किस प्रकार के समाज के उदाहरण है? तो प्राचीन समाज के उदाहरण है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने समाजों को परिस्थिति एवं अनुबंध में वर्गीकृत किया है? तो हेनरी मैन ने, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, हेनरी मैन। अगला प्रश्न है, फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सर हेनरी मैन की पुस्तक है, फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। किसे आधुनिक कानूनी नरविज्ञान, कानूनी इतिहास तथा कानून के समाजशास्त्र के अग्रदूतों में से एक माना जाता है? तो सर हेनरी मैन को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने हीगल को खुले समाज का प्रधान शत्रु कहा है? तो कार्ल पोपर ने, कार्ल पोपर ने हीगल को खुले समाज का प्रधान शत्रु कहा है। नेक्स्ट है, किसने समाजों को जनजातीय एवं खुले में विभाजित किया है? तो कार्ल पोपर ने। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के समाज में व्यक्ति व्यक्तिगत निर्णयों का सामना करते हैं? तो खुले, ऑप्शन ए होगा खुले समाज में। अगला प्रश्न है, कार्ल पोपर कौन था? तो कार्ल पोपर कौन था? ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश दार्शनिक, ऑप्शन सी इसमें होगा, ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश दार्शनिक। अगला प्रश्न है, बोटोमोर के अनुसार समाजों के अधिकांश वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उद्विकास है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है इस पेपर का, किसने समाज के संस्थाओं की व्यवस्था, सामाजिक समूहों की संख्या एवं उनके स्वरूप तथा महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों की प्रकृति के आधार पर नवीन वर्गीकरण की आवश्यकता रेखांकित की है? तो टीबी बोटोमोर ने, ऑप्शन डी इसमें होगा। तो ये थे हमारे सोशियोलॉजी के 100% जो कि आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे।